हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएस सेट के बारे में, यानी कि एमएस सेट का पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। चाहे वो कट ऑफ की बात हो, जो भी पेपर हुआ था 26 सितंबर को, उसके एलिजिबिलिटी के बारे में, सिलेबस के बारे में कि आप कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से। ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले और एंड में डिस्कस करेंगे कि आपका जो अभी पेपर हुआ था उसका कट ऑफ क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, क्योंकि आपको इसमें पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिशियल आपके वेबसाइट से रहेगी। इसमें कुछ भी अलग नहीं होगा, यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट में वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले। तो ये होम पेज है, आप देख रहे हो एमएस सेट का। इसमें हर एक पूरे पार्ट को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो होम में आप लोग देख सकते हैं, ये सब आपको दिख रहा है। तो अगर आप दिसंबर 2020 में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, तो वो अपना ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट यहाँ से वो अपना ई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई। इसके बाद सेकेंड, जैसे ये देखो, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको अपना एग्ज़ाम डेट सेलेक्ट करना है कि किस डेट को आपने दिया था। जैसे कि 23 जून 2019 और 27 दिसंबर 2020। आप अपना सीट नंबर डाल सकते हो, यहाँ पे अपना नाम एंटर कर सकते हो और डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद आप अपना ई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। तो ये उनके लिए है जो ऑलरेडी एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे ई सर्टिफिकेट 2018 का है, क्योंकि इसमें आपका 2019 भी डाउनलोड कर सकते हो, 2020 का भी, और ये सेपरेट आपका 2018 पे दिया है। इसके अलावा जो सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस हैं 2019 से लेके, क्योंकि 2019 में फेव के बाद कुछ चेंजेस किए गए थे, तो उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस अपडेट किया गया था वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। तो ये देखो, टोटल सब्जेक्ट है। अगर आप मैथमेटिकल साइंस से हो या किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप अपना यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गए सिलेबस की बात। नेक्स्ट, अगर मैं एग्जामिनेशन स्कीम्स की बात करूँ कि आपका जो पेपर रहता है, जैसे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपको पता है कि दो पेपर होते हैं। एक फर्स्ट पेपर 1, जिसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं और सबके सब कंपलसरी होते हैं, नेट के जैसा कुछ ऑप्शनल नहीं होता। और 50 इंटू 2, यानी कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ईच क्वेश्चन हैज़ कैरी 2 मार्क्स और टोटल 50, यानी कि 100 मार्क्स के आपके पेपर हो जाते हैं, जिसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 1 आवर का। सेकेंड पेपर जो होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आपने एमएससी किया है। फर्स्ट सब्जेक्ट सबके लिए कॉमन रहता है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, जबकि सेकेंड आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रहोगे। इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ना ही पेपर 1 में ना ही पेपर 2 में। 2 मार्क्स का इच क्वेश्चन रहेगा, टोटल 200 मार्क्स। यानी कि अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूँ तो आपके 350 मार्क्स हो जाते हैं। तो टोटल 350 मार्क्स का आपका 300 मार्क्स का होगा। पहले 350 होता था, अब 300 मार्क्स का होगा। और टाइम जो रहेंगे, अगर टोटल कंबाइंड टाइम की बात करूं तो 3 आवर रहता है। फर्स्ट पेपर के बाद आपको ब्रेक मिलता है हाफ एन आवर का, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेपर आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो बात होगी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। थर्ड इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ये कुछ क्राइटेरिया है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें पहली चीज़ तो ये, आपका एमएससी हो जाना चाहिए। किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने एमएससी कंप्लीट किया हो। अगर सपोज आप सेकेंड ईयर के हो, मतलब यानी कि फाइनल ईयर में हो एमएससी के, तो आपको जो रिजल्ट आती है उसके बाद कुछ टाइम दिया जाता है कि आप अपने जो भी उनकी क्राइटेरिया है, मैं भी आपको बताऊंगा कितने परसेंटेज रहते हैं। जो भी क्राइटेरिया है, अगर आप उनको फुलफिल करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो अपने ई सर्टिफिकेट के लिए जो आपने क्लियर किया है। अगर उनके जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो फुलफिल नहीं करते हो तो आपको जो सर्टिफिकेट है एमएस सेट की तरफ से वो नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए जब रिजल्ट के बाद जो भी उनका ई सर्टिफिकेट का जो डेट देते हैं, उसके पहले आपका जो एमएससी है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए।
बाकी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अगर आप अपीयर हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपने एमएससी कंप्लीट किया तब तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप ओपन कैटेगरी से हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप एक ओपन कैटेगरी से हो तो आपको 55% की रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम आपका 55% होना चाहिए। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं हो, किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके परसेंटेज यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले आपका एमएससी कंप्लीट होना चाहिए, नहीं है फिर भी रिजल्ट के बाद जो टाइम मिलता है उसके अंदर आपका एमएससी कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो परसेंटेज की बात करें तो अगर आप ओपन जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 55% चाहिए, जबकि आप किसी अदर कैटेगरी से हो तो 50%। तो ये चीज़ें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर रिजल्ट, कि रिजल्ट कैसे निकाला जाता है। अब ये देखो कि क्या प्रोसीजर है, क्या क्राइटेरिया है जिससे रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है। अब देखो यहाँ पे ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि पेपर 1 और पेपर 2 क्या दोनों को मिला के ये चीज़ें दी गई है या फिर सेपरेट सेपरेट। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप एक ओपन EWS या फिर ऑर्फन कैटेगरी मतलब इस कैटेगरी में हो तो आपको 40% चाहिए एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ द पेपर्स टेकन टुगेदर, यानी कि दोनों को साथ में लेके अगर आपके 40% है तो आप एलिजिबल हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कट ऑफ क्लियर कर दिया, आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब जितने कैंडिडेट को क्वालिफाई करना चाहिए उनका परसेंटेज एटलीस्ट 40% तो होना चाहिए अगर आप एक जनरल कैटेगरी को। अगर आप अदर कैटेगरी के हो तो आपको 35% मार्क्स होने चाहिए, दोनों के मिला के कंबाइन की बात कर रहा है, किसी सेपरेट सेपरेट नहीं। ऐसा नहीं कि अगर आपको पेपर 1 में 40% से कम है तो और आपको पेपर 2 में अच्छे मार्क्स है फिर भी आप क्वालिफाई कर जाओगे अगर आप जो भी कट ऑफ रहेगी अगर उसको आप फुलफिल करते हो। ठीक है, ऐसे ही कास्ट का 35%, बाकी जो मेन है वो आपका कट ऑफ रहता है। अब उसके लिए फॉर्मूला वगैरह आप देख सकते हो, जैसे अगर मैं इसमें जो फॉर्मूला दिया है, फोर्थ आपका जो स्टेप है कि नंबर ऑफ क्वालिफाइंग स्लॉट्स सब्जेक्ट वाइज फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी, कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की, जैसे यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की, यानी कि अगर सपोज जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जैसे मान लो मैथमेटिक्स की, तो जो नंबर ऑफ क्वालिफाइंग स्लॉट्स होंगे मैथमेटिक्स अंडर जनरल कैटेगरी, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूले में क्या कह रहा है, आपको वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मतलब फुलफिल किया, ऐसे स्टूडेंट जो ये 40% वाली क्राइटेरिया है उनको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है कि जनरल कैटेगरी के अंदर कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल है, और इन सबको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है कि जनरल कैटेगरी के अंदर हर एक सब्जेक्ट के, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन ऑल सब्जेक्ट अंडर द जनरल कैटेगरी, उन कैंडिडेट से इसको डिवाइड करना है। तो ये फॉर्मूला है आपका कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाएगा या कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी से। तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करके जो आपके मार्क्स निकलते हैं या फिर कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा वो ये डिसाइड करता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो कि फॉलोइंग प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ सेट रिजल्ट इज फॉलो एज अ प्रिस्क्राइब इन द रिवाइज क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एज पर यूजीसी। ये कब अपडेट हुआ था? 5 2018 को। यानी कि ये जो है, जो भी आप देख रहे हो फॉर्मूला वगैरह, जो भी ये क्राइटेरिया, ये 2018 5 के बाद से, यानी कि उसके पहले नहीं था। इट इज 6% ऑफ द अपीयर कैंडिडेट्स अपीयर फॉर अ सेट इन बोथ द पेपर्स, यानी कि दोनों पेपर मिला के कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे विच इक्वल टू नंबर ऑफ क्वालिफाइंग स्लॉट्स, दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाई, कि कम से कम इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाएगा। हालांकि पिछले 3 साल की मैं बात करूं तो 6.52, 6.73 और 6.76 इस तरीके के, मतलब ये परसेंटेज में स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया है। बल्कि मिनिमम कम से कम 6% तो होने चाहिए जिनको क्वालिफाई किया जाए, जबकि ये पहले बहुत कम था।
कभी 4% करते थे, कभी 3% करते थे। बट ये जो 5 2018 का जो मतलब जो भी नोटिफिकेशन है, इसके बाद से 6% मिनिमम होने चाहिए जिनको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर होते हैं यानी कि पेपर देने बैठते हैं, तो उनके 6% स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर रिजल्ट। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, फैकल्टीज एंड सब्जेक्ट, ये आपके काम का नहीं है, ये आप एक बार रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, ये भी आपके काम का नहीं है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस ईयर का आपको पेपर चाहिए सारे पेपर आपको यहीं मिल जाएंगे, इसके अलावा कहीं से पेपर आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई कहीं से आपको पेपर मिल रहे हैं तो वो यहीं से लिया गया होगा, बट ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे 2011 से लेके 2020 तक। अगर ये आप पूरे सॉल्व कर लेते हो तो आपके 90% चांसेस हो जाते हैं कि आप एमएस-सेट निकाल सकते हो, अगर आपने समझ के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो, क्योंकि एज इट इज़ वही क्वेश्चन 50 to 60% वही क्वेश्चन उठ के आते हैं। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये देखो, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ और बताता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी से, कितने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वालिफाई किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखें। उसके पहले मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये रिजल्ट के, अब मैं सिलेक्ट करता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल 2015 में, तो 2015 में कितने नंबर ऑफ क्वालिफाई होते, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, वो देखो। मैं आपको पहले 2018 के पहले का दिखाता हूँ, उसके बाद 2018 के बाद का दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये सीट नंबर है। जैसे अगर आपने पेपर दिया है और आप क्वालिफाई कर जाते हो, जो भी उनका कट ऑफ है, तो आपका इसमें नाम रहेगा। अगर आपका इसमें सीट नंबर है, सॉरी नाम नहीं, सीट नंबर, तो अगर सीट नंबर यहाँ पे अवेलेबल है दैट मीन्स यू आर क्वालिफाइड। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे जब एंड में जाओगे सबसे लास्ट में, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि 2015 के अंदर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे दैट इज 67,754, और इसमें से सिलेक्ट कितने लोगों को किया गया था, 2918, यानी कि 2918 कैंडिडेट्स आर क्वालिफाइड इन गिवन एग्जाम। ठीक है, अभी कितना परसेंट है आप परसेंटेज देख सकते हो, मात्र यानी कि ओनली 4.31% है। ये तो हो गया 2015 की। अब बात करते हैं 2016 की। 2016 में अगर देखो तो ये आपको दिखेगा कि 70,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, और जिसमें से क्वालिफाई कितने हुए थे, सिर्फ 4.13%। और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे, 892, यानी कि 2892 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था, और जो परसेंटेज कितना है 4.13। और अगर आप मैं आपको दिखाऊं 2017 का, ये आप देखो, इसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुए थे वो 69,186, और जो क्वालिफाई किया गया था वो 2710, और परसेंटेज कितना है 3.92%, यानी कि लगभग 4 के अराउंड नेबरहुड में था। लेकिन अब इसको इंक्रीज कर दिया गया। अभी मैं आपको करंट वाले दिखाऊंगा 2018, 19, 20 के, कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे और उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था, और वो परसेंटेज कितनी थी। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब इससे होगा क्या, थोड़ा आपको कट ऑफ का आइडिया लगेगा कि कितने कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, और उसमें से कितने लोगों को क्वालिफाई किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ, ये देखो, ये 2018 के बाद का है, जो नया वाला जो आया था नोटिफिकेशन 2018 के बाद का। तो ये देखो, जनवरी 2018 के अगर आप देखोगे तो ये देखो, टोटल कैंडिडेट अपीयर हुए थे 62,404, यानी कि इससे आपको ये आइडिया तो लग जाएगा कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर होते हैं वो 80 से ज़्यादा नहीं जाते, मतलब मैक्सिमम 80,000 स्टूडेंट्स ही होते हैं। वैसे तो 70 के ऊपर भी नहीं जाते, बट 2019 में ऐसा हो गया था कि 79,000 लोगों ने अपीयर किया था। तो आप देख सकते हैं 62,000, जबकि वहाँ पे 69,000 अपीयर थे, बट क्वालिफाई 3,000 क्रॉस नहीं किया था। क्यों? क्योंकि परसेंटेज कितना था,
4%, 3.92%, बट यहाँ पे देखो 6.52, यानी कि जो नया रूल आया उसके अकॉर्डिंग जो परसेंटेज थे क्वालिफाई करने की वो इंक्रीज हो गया, तो 6.52% को सिलेक्ट किया गया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ गया 4067, जबकि ये तो कम हो गया है, लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया वो इंक्रीज हो गया। ये 2018 की बात है। अब बात करते हैं 2019 की। जैसे आप इसमें 2019 डालोगे, ये आप देख सकते हो, इसमें देखो ये काफ़ी यानी कि बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ने इसमें अपीयर किया था 2019 में, जो जून 2019 में हुआ था। यहाँ पे टोटल 79,879 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। और आप ये देख सकते हो टोटल कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि मोर देन 5415, और ये परसेंटेज आप देख सकते हो 6.78%, यानी कि 6% से भी ज़्यादा है, क्योंकि वो मिनिमम 6% था। तो 6.78% क्वालिफाई हुए थे 2019 जून में, यानी कि 5415। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं 2020 की, तो 2020 में भी कुछ 61,000, यानी कि आपको पता है लास्ट टाइम कोरोना था, फॉर्म तो काफ़ी लोगों ने भरा था बट पेपर देने काफ़ी कम लोग गए थे, तो इसके लिए ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कम हो गए थे। अदरवाइज ये इंक्रीज होना चाहिए था। अगर आप इस बार की बात करोगे, इस साल भी पेपर तो काफ़ी लोग, यानी कि जो फॉर्म भरे थे वो काफ़ी लोगों ने भरे, लेकिन जो पेपर देने गए थे वो उसके कंपेयर में उतना नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हो 61,114, जबकि सिलेक्ट कितने लोगों को किया गया 4,114, जबकि सिर्फ 61,000 के अंदर परसेंटेज आप देख सकते हो अच्छा खासा 6.73% स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था। अब देखो, अगर मैं 2021 की बात करूं, तो आपको पता होगा जब कैंडिडेट्स का जो लिस्ट आता है कि कितने कैंडिडेट्स मतलब एलिजिबल हैं, तो वहाँ पे 98,360 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था, यानी कि जिनके अगर कुछ करेक्शन वगैरह है तो वो कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन आता है उसमें 98,360 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था। अब उसमें से अपीयर कितने किए होंगे, मान के चलो 70,000, क्योंकि पूरे तो नहीं अपीयर करते, तो 70 और 80,000 के आसपास आप मान के चल सकते हो इतने होंगे, और जिसमें से 4,500 से लेके 5,000 के आसपास आपके सिलेक्शन होंगे। और जो परसेंटेज भी रहेगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मोर देन 6.5% तो होना ही है। अब मैं आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पास होते हैं उनके डिटेल के बारे में बात करते हैं। ये आई होप आपको इससे ये क्लियर हो गया कि हर साल MS सेट के अंदर कितने स्टूडेंट होते हैं, पूरे ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये टोटल इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं किसके MS सेट के अंदर हर साल, ठीक है। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किसी ओपन कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट सेट। इसके पहले ये देखो, ये आंसर की है, आप आंसर की देख सकते हो, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। इसके अलावा एडमिट कार्ड, ये तो पता ही आपको, जब एडमिट कार्ड आएगा तब की बात है। बाकी ये हाउ टू अप्लाई, ये सब भी जब आप फॉर्म फिल करते हो, कॉन्टैक्ट पर्सन, ये सब नंबर्स वगैरह है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्फॉर्मेशन ऑफ सेट पास कैंडिडेट सिंस 18 जून 1995। हालांकि सारा रिकॉर्ड इसमें नहीं है, रिकॉर्ड जो है वो 2013 के बाद का है, बट पहले हो सकता है, बट फिलहाल के लिए आपको 2013 के बाद सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड मिल जाएंगे जो क्वालिफाई कर चुके। अब इसमें क्या है, देखो, जैसे आपने मान लो 2020 में क्लियर किया, तो आपका जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, आपका सीट नंबर, आपका नेम वगैरह सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये देखो, बाय एग्ज़ाम डेट एंड सब्जेक्ट, यानी कि किस डेट को आपका पेपर हुआ था और प्लस आप किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो। तो देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ 2020 का, यानी कि लास्ट ईयर का। यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैं मैथमेटिकल साइंस से हूँ। देखो ये जो वीडियो है जनरल वीडियो है, तो आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का देख सकते हो। मेरा मेन एम भी ये है कि
कैसे चीज़ें होती है बस वो बताना, बाकी आप खुद चेक कर सकते हो क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। अब ये देखो, ये मैथमेटिकल साइंस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सर्च करूँगा ये लिस्ट आ जाएगी मेरे पास, आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर मतलब दिसंबर 2020 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से क्वालिफाई हुए थे। तो आप ये देख सकते हो कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हुए थे, तो 233, यानी कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से 233 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था लास्ट ईयर। अब अगर मैं इसको मान लो 6.5% पकड़ के चलूँ कि जैसे ये 6.5% होगा, तो आपको पता है अगर 1000 स्टूडेंट्स होंगे तो उसका 6.5% 65 होगा। अगर 4000 है तो 260 होंगे। तो इसका मतलब मैं लमसम ये कह सकता हूँ कि जो मैथमेटिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं वो अराउंड आपका जो नेबरहुड में 4000 के नेबरहुड में होगा। ठीक है, 4000 या फिर बिटवीन 3500 टू 4000, इसी के नेबर मतलब इसी के बीच में आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे मैथमेटिक्स के। तो इससे आपको ये भी आइडिया लग गया कि कितने स्टूडेंट मैथमेटिक्स के अपीयर होते हैं। और आप ये देख सकते हो कि जिसमें से सिलेक्ट कितने लोगों को किया गया, 233, और इसी के नेबरहुड में सिलेक्ट किया जाता है। मैं भी आपको 2018 का भी दिखाऊंगा, 2019 का भी दिखाऊंगा, तो इससे आपको आइडिया लग जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें हर एक कैटेगरी के इसमें क्या क्या दिया है। आप सीट नंबर देख सकते हो, किस स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया वो देख सकते हो, उसकी कैटेगरी क्या है, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ आपको इसमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब ये देखो, ये आपको कैटेगरी दिख रही है। तो अगर आपको कैटेगरी वाइज देखना है कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के कितने हैं, तो ये हम लोग आगे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थर्ड वाले में, यहाँ पे आपको क्या होगा कि किस कैटेगरी के किसी सब्जेक्ट के कितने नंबर, तो इसमें पूरी लिस्ट आ जाएगी, मतलब 1995 से सारी लिस्ट आ जाएंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग थर्ड वाले में जाते हैं कि एग्ज़ाम डेट किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने पास होते हैं। तो मैं पहले बात करता हूँ एग्ज़ाम डेट 2020 की। कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ ओपन, और यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखानी है। सर्च करते हैं। अब ये देखो, सिर्फ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे देखो, 38 कैंडिडेट्स। कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था, 233, और यहाँ पे आपको कितने दिख रहे हैं, 38। अब परसेंटेज निकालो कि जब 230 का परसेंटेज निकालोगे 233 का, तो आई थिंक 23 और 34.5, तो 15 से ज़्यादा है थोड़ा, मतलब 16-17 के आसपास पकड़ के चलो। तो यानी कि 16 to 17। लेकिन हमने वहाँ पे क्या देखा था कि ओपन कैटेगरी के 38% सिलेक्ट किए जाते हैं। बट अगर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का वो फॉर्मूला देखा होगा तो उससे आपको कुछ शायद वहाँ पे नहीं समझ में आया होगा, बट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है कि ये मैटर नहीं करता कि आप किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हो। अगर आपका मार्क्स ओपन कैटेगरी से ऊपर है तो आप किसी भी कैटेगरी पे बिलोंग करो, वो सीट कहाँ चले जाता है, ओपन में चले जाता है। जैसे मान लो आपके कट ऑफ जो था लास्ट टाइम को 156 था और आपके मार्क्स 160 आ गए, दैट मीन्स यू आर क्वालिफाइड इन ओपन कैटेगरी। और आप बिलोंग किसको कर रहे हो, किसी कास्ट कैटेगरी, मतलब शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, किसी को भी बिलोंग कर रहे हो, बट आपने जो क्वालिफाई किया वो ओपन कैटेगरी में किया, तो वो जो काउंट होगा वो ओपन कैटेगरी में काउंट होगा, न कि वो जो आपका ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो या फिर ईडब्ल्यूएस ओपन से बिलोंग कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता। मान लो आप ईडब्ल्यूएस ओपन के हो और आपका जो मार्क्स है वो 170 प्लस 180 प्लस है, और जो जो आपका कट ऑफ है ओपन का वो कुछ 156 प्लस है, तो वो जो मार्क्स वाले स्टूडेंट रहेंगे उनका सीट कहाँ चले जाएगा, ओपन में। यानी कि जो ईडब्ल्यूएस की सीट है वो वैसे ही रहेगी। अब वो ईडब्ल्यूएस सीट में जो ओपन से मार्क्स ज़्यादा है उससे कम के बाद जो 10% स्टूडेंट बचेंगे वो आपकी ईडब्ल्यूएस ओपन में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर सारे स्टूडेंट ओबीसी के हैं, उनके अच्छे मार्क्स आए तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब ओपन का कैटेगरी, ओपन का कट ऑफ कम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। वो फॉर्मूला अगर आप जनरल कैटेगरी का देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए भले 233 कैंडिडेट पास हुए थे, बट ओपन के आपको सिर्फ 38 कैंडिडेट दिखेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ
क्योंकि EWS के, अच्छा कंपेयर करो, EWS के टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं, 233। तो अगर आप 10% निकालोगे, जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई, उसका 10% कितना होगा, 23.3, और OBC का कितना था, 19%। तो यानी कि उसका लगभग 45-44 होने चाहिए। बट अब मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ, देखो अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो OBC का तो ये कितना होना चाहिए, 43 to 44। बट आप सर्च करो तो आपको ये देख सकते हो कितने कैंडिडेट्स है, टोटल 76 कैंडिडेट है, यानी कि 43 to 44 नहीं। इसका रीज़न क्या है कि जिनका मार्क्स 156 प्लस होगा उनको कहाँ काउंट किया जाता है, ओपन कैटेगरी में। ऐसे सिमिलरली आप किसकी बात कर सकते हो, EWS की। आपको पता है EWS का सिर्फ 10% सीट है, तो कितने होने चाहिए, 23। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 67 स्टूडेंट। रीज़न क्या है कि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो भी EWS में डाल देते हैं, बट उनका मार्क्स जो है वो ओपन से अच्छा आ जाता है। तो होता क्या है, वो ओपन में चले जाते हैं, बाकी जो 10% है वैसे ही रहता है। अभी जो आपको नीचे दिख रहे हैं एक्चुअली मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ये नेम या जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग दिया है। इसमें परसेंटेज का ऐसा कुछ नहीं है कि जो सबसे नीचे है उसका सबसे कम परसेंटेज है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। ये जस्ट एक नेमिंग के अकॉर्डिंग या फिर जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसको किया गया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर मैं ऐसे ही 2019 का चेक करूं, इसमें बाय एग्ज़ाम डेट एंड सब्जेक्ट की बात करते हैं। 2019 के मैं अगर बात करूं तो इसमें आई थिंक कुछ 243 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था, और ये धीरे धीरे कम होगा। 2018 के पहले आप देखोगे, आपको पता है परसेंटेज भी कम थे, तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता था वो कम है, या फिर ये कह सकते हो इसमें रिकॉर्ड वगैरह, पूरी रिकॉर्ड नहीं ये कह सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को किया गया था, तो 243। तो 243 को सिलेक्ट किया गया था कब, 2019 में। ऐसे आप 2018 में देख सकते हो कुछ 209 को सिलेक्ट किया गया था। 209 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट हुए थे, 209। और इसके पहले 150 से भी कम थे। अगर जैसे जैसे आप जाओगे पहले पहले आपके कैंडिडेट्स कम होते जाएंगे, ठीक है। देखो ये 135, ऐसे और आगे जाओगे तो कम। बट मेरा एम बस ये बताना था कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर आप करेंट पिछले 2-3 साल की आप देखो तो आपको उससे लेना देना है, पहले कैसे हो, क्योंकि रूल चेंज हो जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कंपेयर करना रहता है। क्योंकि उसके पहले मार्क्स भी 300 का था, तो ज़्यादा टाइम मिल जाता था उनको सॉल्व करने के लिए, कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा रहती थी। अगर मैं आपको थोड़ा कट ऑफ के बारे में बता दूँ, कट ऑफ देखो लास्ट 2 ईयर से 2019 और 20 की बात करूँ तो जो कट ऑफ है ना, जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है, आपका कट ऑफ 156 है, ठीक है। तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि इस बार कट ऑफ क्या रहने वाला है। क्योंकि पहले ना ये चीज़ें अच्छी थी कि आपके पास 60 क्वेश्चन थे पेपर 1 के अंदर, और आपको हर एक 50 आई थिंक कुछ 50 अटेम्प्ट करना था। तो वहाँ पे आपको ये अच्छा हो जाता था कि 60 में से आपको 50 अटेम्प्ट करने, तो आप किसी भी एक डोमेन को छोड़ दो और बाकी चीज़ों को अच्छे कर दो तो आपके मार्क्स मिल जाते थे। या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से आपको नहीं आ रहे तो आप दूसरे टॉपिक जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन ईजी है, तो पेपर 1 में काफ़ी अच्छा मार्क्स आता था। इसके लिए कट ऑफ काफ़ी हाई चली जाती थी। तो अगर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँ तो ये आप देख सकते हो। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, जैसे कि 2017 की बात करता हूँ, कट ऑफ देखो काफ़ी हाई है। ये आप देख सकते हो मैथमेटिकल साइंस की जो कट ऑफ की बात करेंगे, ये देखो 62.86। ये कट ऑफ किसका है, ओपन कैटेगरी का, यानी कि काफ़ी ज़्यादा। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है 62.86। बट आपको ऐसा डरना नहीं है कि ये कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि तब की बात अलग थी, लेकिन अब ये कट ऑफ उतना नहीं जाने वाला है। ये 55 से तो ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि टाइम भी कम है। दूसरी बात, वहाँ पे अलग अलग पेपर होते थे, पेपर 2 अलग होता था, पेपर 3 अलग होता था। यहाँ पे आपको 2 आवर्स में, यानी कि 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करने हैं, और वो भी हर एक टॉपिक के आते। वहाँ पे आपको ऐसा होता था कि प्रोबेबिलिटी भी ऑप्शनल मिल जाती थी, तो आप कभी कभी स्टैट्स के क्वेश्चन आपको ईजी लगते था वो कर, बट यहाँ पे ऐसा नहीं। तो इसीलिए कट ऑफ कम होने का रीज़न कहीं ना कहीं जो पेपर पैटर्न में चेंजेस हुआ है इसकी वजह से, और टाइम कम मिल रहा है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ 2016 की, तो आप कट ऑफ देख सकते हो मैथमेटिकल साइंस का 62.86। अगर आप बात करोगे 2015 की, तो आप कट ऑफ चेक करो
तो मैथमेटिकल साइंस का 61, यानी कि 60 के नीचे नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे आप 2019 के बाद देखते हो, अगर 2019 के बाद आप सेलेक्ट करो, जैसे 2018 के देखते हैं, 18 में भी ठीक ठाक था क्योंकि तब पैटर्न नहीं चेंज हुआ था, सिर्फ रूल चेंज हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 57.14, तो ये भी आपका कम हो गया था यहाँ पे। बट सबसे कम कब हुआ था, जब आप लास्ट 2 ईयर्स के देखोगे, जब से पैटर्न चेंज किया गया है, यानी कि ये जो आपका 100-200 वाला पैटर्न आया, आप यहाँ पे देख सकते हो जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है सब्जेक्ट वाइज 52%, 44, 42, 46 पॉइंट ओबीसी का, 44 एससी शेड्यूल कास्ट, 42 आपका एसटी कास्ट का है, 43.3 एसपीसी, और इसके अलावा अगर आप इसमें ईडब्ल्यूएस का तो नहीं मेंशन किया है, बट यहाँ पे आपको बाकी सबके मिल जाएंगे। अच्छा 2019 का देख रहे हैं ना, 2020 में आपको मिलेगा ईडब्ल्यूएस का। तो जैसे आप 2020 का देखते हो, तो ये आपको मैथमेटिकल साइंस के 52, 44 आपको शेड्यूल कास्ट, 42 आपको शेड्यूल ट्राइब्स, 46 आपको ओबीसी का, और ये आप ओपन ईडब्ल्यूएस का देख सकते हो, ओपन ईडब्ल्यूएस का 47.33, तो 47.33। अच्छा एक चीज़ और नोटिस करो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ पे जो कट ऑफ है लगभग सेम है, किसका, अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करो और ओपन ईडब्ल्यूएस की। तो अब वो जो फॉर्मूला आपको दिया गया, अगर उससे कंपेयर करोगे तो आपको पता चलता है कि ओपन की जितनी 38% है वो आपको टोटल नहीं मिलते, उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं वो फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में। बाकी ये आपका लास्ट 2 ईयर से 52 ही रह रहा है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। मैंने कहा था आपको एंड में बताऊंगा कि कट ऑफ इस बार का क्या रहने वाला। पहली चीज़ तो ये, आपको पता है जब भी पैटर्न चेंज होता है, कभी भी पैटर्न चेंज हो, तो कट ऑफ अचानक से पूरी कम हो जाती है। चाहे आप CSIR नेट की बात करो, चाहे आप गेट की बात करो, या फिर जो पहले IIT जैम का जो चेंज हुआ था 2018 में, आई थिंक 2015 में, तो 2015 में जब पैटर्न चेंज हुआ था, कट ऑफ एक बार बहुत डाउन हो गई थी, फिर 2016 में थोड़ा ऊपर गया, 17 में फिर डाउन हो गया, 18 में IIT बॉम्बे ने कंडक्ट किया था तो बहुत कम हो गया था। लेकिन जो 2015 का था वो कट ऑफ बहुत कम थी, यानी कि अगर आपका मार्क्स 50 मार्क्स के ऊपर आ जाता है तो आपको IIT बॉम्बे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लास्ट इस बार का तो फिर भी ठीक था, उसके पहले जिसको 70+ भी था फिर भी IIT बॉम्बे में चांसेस कम थे लगना। तो कहने का मतलब जब पैटर्न चेंज होता है तो लोगों को पता नहीं रहता कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से टाइम को मैनेज किया जाएगा, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या होती है, इसके लिए कट ऑफ जो कम हो जाता है। यही चीज़ आपको सेट में देखने को मिलेगी। CSIR नेट में भी ऐसे होता है, बट CSIR नेट में कभी इतना चेंजेस नहीं किया गया और उसमें ऑप्शन इतने रहते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो वो बैलेंस रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो फोकस है वो जो करके जाते हैं रियल और अलजेब्रा, वो डिपेंड करता है उनके लेवल पे कि कैसा डिफिकल्टी लेवल है। लेकिन सेट में चेंज कर दिया गया, तो वो जो कट ऑफ 60, 57 जा रही थी, 62, वो कम होकर 52 पे आ गई। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, एक बार आपको आदत लग जाती है तो वो थोड़ा कट ऑफ बढ़ता है। बट प्रॉब्लम क्या हो गया, लास्ट ईयर आपका लॉकडाउन आ गया, काफ़ी स्टूडेंट्स ने पेपर नहीं दिए, तो वो कट ऑफ बैलेंस रह गया। इस बार की बात करते हैं, पेपर हार्ड तो नहीं था, बट प्योर वाले पार्ट कैसा, मोस्टली सब प्योर पार्ट करके जाते हैं, क्योंकि प्योर पार्ट बाकी सब्जेक्ट्स में आता है और बाकी को ऑप्शनल रखते हैं। बट इस बार जो प्योर वाले पार्ट्स थे वो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, मतलब जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करते थे वो क्वेश्चन भी इस बार आ गए। हालांकि रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि MS सेट में आना चाहिए, वो क्वेश्चन इस बार आपको देखने को मिले थे। और इसके बाद मैं ये भी बात करूं कि कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन जो जनरली MS सेट में नहीं फंसते थे, इस बार आपको ऑप्शन में भी खेलने को मिला होगा, कि मतलब ऑप्शन में भी आपको कन्फ्यूज़न था कि 2 ऑप्शन में आप कन्फ्यूज़ हो गए होंगे। तो यानी कि जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स है उनके अकॉर्डिंग पेपर का जो लेवल था वो लास्ट ईयर से डिफिकल्ट था। लास्ट ईयर पेपर बहुत सिंपल आया था, ये सबने कहा था, स्टूडेंट का भी रिस्पॉन्स था, और पेपर का लेवल मैथ्स का ठीक था। लेकिन इस बार का लेवल कंपेयर करूँ लास्ट ईयर से तो थोड़ा लेवल इसका ज़्यादा था। पेपर नहीं देने की बात करूं तो लगभग इस बार भी काफ़ी लोगों ने पेपर नहीं दिया है। और दूसरी बात जो बेसिक होती है ना, भले टाइम बीत रहा है, लेकिन जब आप रेगुलर में जाते हो, जब MSc करते हो, तो जो
आपके जो बेसिक्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में वो चीज़ें नहीं हो रही है। तो एक रीज़न ये है कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, पेपर थोड़ा टफ लेवल था, तो भले टाइम के साथ साथ कट ऑफ बढ़ना चाहिए, बट कुछ रीज़न ये है कोविड-19, ऑनलाइन और पेपर का लेवल टफ होना, तो कट ऑफ आई थिंक बैलेंस रहेगा, 52 के अराउंड में होगा। तो जो कट ऑफ की बात करूँ तो 52 में ±1 हो सकता है, यानी कि 51 या 53, या फिर सेम एज इट इज़ वही कट ऑफ होगा। 53 से ज़्यादा जाने के चांसेस बहुत कम है, ये कह सकते हो कि 5 to 10%। 51 से तो कम मुश्किल ही है, मतलब 2 to 3% है कि उससे कम होगा, उससे कम तो नहीं होगा। तो लास्ट ईयर के नेबरहुड में, यानी कि 51, 53 इसी के बीच में रहेगा। इससे ज़्यादा कट ऑफ और 51 से कम 53 से मतलब न के बराबर है, इसी के नेबरहुड में आपका कट ऑफ रहने वाला है। मोस्टली मुझे तो यही लग रहा है कि लास्ट टाइम की इतना ही रहने वाला है। तो देखते हैं, वेट करते हैं। आंसर की भी आपका कुछ दिन में आ जाएगा, एक वीडियो में लेके आऊँगा जहाँ पे आपको बता दूंगा कि आंसर की कब तक आ सकता है, एक्सपेक्टेड डेट क्या है कि आपकी आंसर की, और रिजल्ट कब तक आते हैं, इस पे वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें आपको पूरी डिटेल्स मैंने बताई कि आप एमएस सेट की जो वेबसाइट है वो काफ़ी अच्छा है, आपको हर चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, क्वेश्चन पेपर हो, सिलेबस हो, या फिर रिजल्ट्स के बारे में सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। CSI या नेट में ऐसा नहीं होता, हमेशा अपडेट करते रहते हैं, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है उस चीज़ को समझने में, अवेलेबल भी नहीं रहती बहुत सारी चीज़ें, और चेंज होते रहता है, ऐसा फिक्स नहीं कि वही रहेगा। बट आपको MS सेट में ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, जहाँ पे हम लोग ऐसे ही कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।